हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द क्राइमिक्स कैफे पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे थे चोचिला शहर की, जहां पर ग्रीनलैंड स्कूल में दुनिया की सबसे बड़ी किडनैपिंग की वारदात हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन बदमाशों ने पूरी की पूरी बस को किडनैप करके एक जमीन के अंदर दफना दिया था। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, पहले वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बच्चों के रोने और पैनिक होने की वजह से फ्रैंक जूनियर और माइकल ने वहाँ पर एक पिकनिक जैसा माहौल क्रिएट कर लिया था, जिस वजह से बच्चों को वहाँ पर एडवेंचरस फील हो। इसी बीच कंटेनर में एक ऐसी चीज होती है जिसने सबको चौंका दिया था। दरअसल उस कंटेनर में जो एग्जॉस्ट फैन लगाया था वो अचानक बंद हो जाता है, जिस वजह से कंटेनर की सारी गर्म हवा बच्चों के बीच ही फैलने लगती है। इसी वजह से बच्चों को वहाँ पर बहुत तेज घबराहट होने लगती है और इस घबराहट में फ्रैंक जूनियर और माइकल को भी अपनी चपेट में ले लिया था। उधर चोचिल शहर में अफरा तफरी का माहौल था। मीडिया सवाल पर सवाल दागे जा रही थी, लेकिन कोई आंसर देने वाला नहीं था। पुलिस, स्कूल के अधिकारी, टीचर्स और बच्चों के माता पिता के साथ साथ एफबीआई की टीम भी सारे शहर में चप्पा चप्पा खमाने लगी थी। हर जगह को बार बार देखा जाता ताकि बच्चों के लापता होने का कोई सुराग वहां पर मिल जाए। इधर शहर के शोरगुल और अफरा तफरी से दूर जमीन के 12 फीट नीचे बच्चों और फ्रैंक जूनियर की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। इसी घबराहट की वजह से फ्रैंक जूनियर और बच्चों ने कंटेनर का गेट बार बार खटखटाया ताकि कोई उनकी आवाज सुनकर मदद के लिए आ सके, लेकिन वो नाकाम रहे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो थक हाकर वहीं वैन में बैठ जाते हैं। तभी माइकल की नजर उस वेंटिलेटर के फैन के ऊपर पड़ती है जो उस वक्त बंद हो गया था। वो वहाँ पर नोटिस करता है कि फैन के ऊपर एक ऐसी छोटी सी जगह है जिसमें से ऊपर का आसमान दिखाई दे रहा है। उसने ये बात फ्रैंक जूनियर को बताई और अब उन दोनों ने उस जगह का अच्छे से मुआयना किया। अब उन लोगों को यह लगने लगा था कि शायद यही वो जगह है जो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। अब वो दोनों मिलकर उस फैन के आइट साइड की मिट्टी को हटाने लगते हैं। दोनों ने कई घंटों तक उस मिट्टी को हटाते रहे और देखते ही देखते वहाँ इतनी जगह बन गई कि कोई भी इंसान एक उसमें से अकेला बाहर निकल सकता है। तभी फ्रैंक जूनियर एक बात नोटिस करता है कि जिस जगह पर वो खोद रहे थे वही उस कंटेनर का मेन गेट भी है। कुछ और मिट्टी हटाने के बाद उसके हाथ उस कंटेनर के गेट की कुंडी तक पहुंच जाते हैं और फ्रैंक जूनियर वो कुंडी खोल देता है। लेकिन कुंडी खोलने के बाद भी दरवाजा पूरी तरीके से नहीं खुल रहा था। असल में उन तीनों बदमाशों ने दरवाजे के आगे 2 ट्रक की बड़ी बैटरियां रख दी थी ताकि दरवाजे को अंदर से खोला ना जा सके। पर फ्रैंक जूनियर ने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे को बार बार धक्का मारते रहे और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। अब ट्रक का दरवाजा इतना खुल चुका था कि वहाँ से एक एक करके बाहर निकला जा सकता था। अब माइकल और फ्रैंक वहाँ से एक एक करके सभी बच्चों को बाहर निकालते हैं। करीब 16 घंटों तक जमीन के नीचे सांस ले रहे बच्चे आखिरकार खुले आसमान में सांस ले रहे थे, लेकिन अभी आगे का रास्ता आसान नहीं था। दरअसल जिस वक्त वह कंटेनर से बाहर आए थे उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार उस वक्त कहाँ थे। अब फ्रैंक और माइकल एक और तरकीब लगाते हैं और वो सभी बच्चों को एक के पीछे एक रेल गाड़ी की तरह खड़ा कर देते हैं और फिर रात के अंधेरे में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वह एक सड़क तक पहुंच जाते हैं। उस सड़क पर आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें आगे एक टॉर्च दिखाई देती है। पहले तो फ्रैंक को लगा कि ये उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश है जो उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन फ्रैंक फिर भी थोड़ी हिम्मत करके उसके पास जाता है तो वो देखता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। फिर फ्रैंक सभी बच्चों को लेकर उसके पास आगे बढ़ने लगता है। इतने सारे बच्चों को एक साथ देखकर पहले तो गार्ड डर जाता है, लेकिन फिर फ्रैंक उसे संभालता है और पूरी बात उसके कम शब्दों में बताने लगता है। खुशकिस्मती से वह सिक्योरिटी गार्ड ने उस किडनैपिंग के बारे में पता था। तब वह सिक्योरिटी गार्ड भागकर पास के थाने जाता है और पुलिस को इस बात की जानकारी देता है। देखते ही देखते वो वीराना कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों के सायरन और लाल नीली बत्तियों से जगमगा उठता है। पुलिस बिना कोई देरी किए बच्चों को गाड़ियों में बिठाकर पास ही एक डिस्पेंसरी ले जाती है और वहाँ पर सभी बच्चों का चेकअप करवाती है। अब पुलिस सबसे पहले बच्चों के स्कूल और माता पिता को यह खबर देती है और देखते ही देखते बच्चों की सही सलामती की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। उसके बाद मीडिया भी एक खुशखबरी टीवी पर चला देती है। अब पुलिस बच्चों को लेकर उनके स्कूल पहुंचती है और बच्चों को उनके माता पिता के हवाले कर देती है और बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ सही सलामत अपने घर चले जाते हैं। पर चोचिल शहर के पुलिस का असली काम अब शुरू होता है। पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर ये किडनैपर कौन थे और इनका मकसद क्या था। अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस बिना किसी सुराग के अंधेरे में हाथ पैर मारने लगी। तब पुलिस को सबसे पहला सुराग मिलता है। दरअसल उस घर को जिस जमीन में दफनाया गया था उस जमीन का मालिक के बेटे का नाम फेडरिक था। फेडरिक के बारे में पुलिस को जैसे ही पता चला तो उन्हें यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि फेडरिक का जुर्म से क्या रिश्ता है।
पुलिस को पता चला कि फेडरिक पहले भी नशे की हालत में कार को चोरियों के मामले में थाने के चक्कर लगा चुका है, जिस वजह से उसे रिहेब सेंटर में भी जाना पड़ा था। अब पुलिस फेडरिक के पीछे थी और फेडरिक लापता हो चुका था। अब फेडरिक पुलिस के शक के दायरे में था। अब पुलिस यह पता करती है कि 15 जुलाई के दिन जब किडनैपिंग हुई थी तब फेडरिक कहां और किसके साथ था। जब पता चलता है कि उस दिन फेडरिक अपने 2 दोस्तों के साथ था, तब पुलिस उन 2 दोस्तों का पता लगाती है तो पता चलता है कि वो दोनों दोस्तों भी लापता हो चुके हैं। तो पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है। पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढती है पर उनका कोई भी पता नहीं चलता। लेकिन 3 हफ्तों के बाद पुलिस फेडरिक को कनाडा से गिरफ्तार करती है तो उनका एक और साथी जेम्स कैलिफोर्निया में ही पकड़ा जाता है। यह खबर सुनते ही उनका तीसरा साथी खुद ब खुद पुलिस के पास आकर सरेंडर कर देता है। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों से पूछताछ की और इनसे सवाल किया कि आखिर तुमने किडनैपिंग किस वजह से की। तब तीनों दोस्तों ने बताया कि वह अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और नशे की आदत की वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था और इस कर्जे को देने के लिए उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे। तब उन्होंने जुर्म की दुनिया का रास्ता अपनाया। फिर प्लानिंग बच्चों की किडनैपिंग की होती है क्योंकि वो लोग जानते थे कि माता पिता बच्चों की सही सलामती के लिए उन्हें जो भी रकम मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर पुलिस उनसे सवाल करती है कि उन्हें अपना कर्ज उतारने के लिए कितने रुपयों की जरूरत थी और वो बच्चों के माता पिता से कितनी रकम मांगना चाहते थे। तब वो बताते हैं कि उन्हें बच्चों के बदले $5 मिलियन की रकम चाहिए थी ताकि उनका कर्ज भी उतर जाए और कुछ पैसे उनके पास बच भी जाए। इस पूरे किस्से में सबसे फनी बात तो ये थी कि किडनैपर्स बच्चों के लिए पुलिस से फिरौती की रकम की मांग नहीं कर पाए। दरअसल एक किडनैपर पूरा दिन पुलिस स्टेशन में कॉल करता रहा ताकि वो बच्चों के लिए फिरौती की रकम मांग सके, लेकिन पुलिस स्टेशन का फोन पूरे दिन बिजी आने की वजह से उसकी किसी से बात ही नहीं हो पाई। और इतना ही नहीं, अगले रोज फिरौती के लिए फोन करने का इरादा करके जब वो किडनैपर सोते हैं तो उनकी आंख ही नहीं खुलती और जब उनकी आंख खुलती है तो टीवी पर बच्चों की सही सलामत बंकर से बाहर निकलने की खबर सुनकर वो चौंक जाते हैं और अब पुलिस के डर से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी किडनैपिंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।